नमस्कार। मेरा नाम अनिल सिंदूर है। मेरे पास बैठे हुए हैं श्री रतन कुमार श्रीवास्तव, जो आईपीएस अफसर रहे हैं और आज वो पर्चों द्वारा यौन हिंसा पर अपने विचार रखेंगे। ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं यौन हिंसा के, वो पर्चों द्वारा किए जा रहे हैं, जो एक विकट समस्या है। इसमें इसको रोक पाना, कैसे रोकेंगे और इनके कारण क्या है, इन सब पर प्रकाश डालेंगे रतन कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार, मैं रतन कुमार श्रीवास्तव, मैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ। आजकल जो भी यौन हिंसा की घटनाएं देखने में आ रही हैं, जी, इसमें मुख्य रूप से जी जब आंकड़े का हम विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि परिचितों के द्वारा यौन हिंसा की घटना ज्यादा की जा रही है। जी हमारी अकेली एक संस्था है इंडिया की जो एनसीआरबी बोलते हैं, जी जी और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका नाम है जी। और यही एक संस्था है जो पूरे इंडिया के लिए सारे आंकड़े इकट्ठे करती है, जिसके अनुसार लगभग 4 लाख से ऊपर महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं, जिसमें 32,033 अपराध ऐसे हैं जी जो रेप के हैं जी। और इनमें परिचितों के द्वारा जो रेप की घटना की गई है जी उसको देखेंगे तो बहुत ही एक अलार्मिंग फिगर सामने आएगा। इसको हम बोलते हैं एक्वेंटेंस रेप जी, और सुविधा के लिए हम एआर बोल सकते हैं। तो एआर की स्थिति इस समय इंडिया में जो 19 का फिगर आया है उसके हिसाब से 94.2%। इसका मतलब 100 घटना में 94-95 आदमी पीड़िता से परिचित है जी। और जब हम इसको स्टेट के हिसाब से देखते हैं जी, तो आप देखेंगे कि बिहार है, गोवा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और दिल्ली है जी। इसमें 98+% है जी। और केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है जी। और पंजाब है। ये 99+% है इसका। इसका मतलब लगभग आप 100% मान के चलिए। कारण कि ये बहुत ही कम रिपोर्ट की जाती है अपराध, ये पूरे विश्व में मोस्ट अनरिपोर्टेड ऑफेंस है। जी। तो इस तरह से भारत में जो ये घटना हो रही है ये बड़ी विकट है और ये न केवल इंडिया में है बल्कि पूरे विश्व में है। अगर अमेरिका का रिकॉर्ड देखेंगे तो भी करीब 80% से ऊपर है और इंग्लैंड का रिकॉर्ड देखेंगे तो भी 67% से ऊपर है। इस तरह से हम देखें कि इसमें परिचितों के द्वारा रेप की घटना बहुत ही बढ़ी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है और ये 100 को टच कर जाएगी। ये सर जरा थोड़ा सा और क्लियर करें कि ये परिचित कौन है, उनका क्या है, वो कौन सा रिलेशन रखते हैं जो इसमें इस यौन हिंसा में ज्यादा संलग्न। जी, देखिए इसमें हम 3 ग्रुप जो हमारा एनसीआरबी बनाता है उसमें मेन ब्रॉडली 3 ग्रुप रखते हैं जी। इसमें फर्स्ट है फैमिली मेंबर्स जी, सेकंड है फैमिली फ्रेंड्स जी और थर्ड है फ्रेंड्स जी। तो जो फैमिली फ्रेंड है, नहीं फैमिली मेंबर्स जी। फैमिली मेंबर्स वो हैं जैसे फादर, ब्रदर, अंकल या भतीजा या मामा या चाचा या फूफा या जो भी ब्लड रिलेशन के लोग हैं वो रहते हैं जी। और इनके द्वारा अपराध की घटना की जा रही है और इसका रेशियो 9.6% है। मतलब लगभग 10% घटना ऐसे लोगों के द्वारा की जा रही है जो स्वयं जो ब्लड रिलेशन है जी और उस पीड़िता के साथ घर में रहते हैं या उसके क्लोज रिलेशन में जी। दूसरा जो कैटेगरी इसका है उसको हम बोलते हैं फैमिली फ्रेंड या पड़ोसी और किसी भी तरह से जो घर में जिनका आना जाना है, चाहे वो फ्रीक्वेंटली है, चाहे वो पड़ोस के हो, गांव के मित्र हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो हेल्पर हो किसी कारण से या रिपेयर करने वाले हैं, कलीग हैं, सहकर्मी हैं, बॉस हैं या इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा घटना जब की जाती है तो ये दूसरी कैटेगरी में आती है। इसका परसेंटेज 36% है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फिगर है कि जो भी घर पे आता है उनके द्वारा ये घटना किया जा रहा है। और सबसे डेंजरस और सबसे अलार्मिंग जो फैक्ट है वो थर्ड है जो हम फ्रेंड्स के द्वारा मानते हैं
जी जी फ्रेंड्स में हमारे इंडिया में उनको हम फ्रेंड्स कह लें, विदेशों में हम डेट कहते हैं। जी जी और किसी भी तरीके से जब कोई पुरुष और स्त्री एक दूसरे की दोस्ती होती है और जी, जी। वो जो आउटिंग पर रहते हैं या अच्छा, इसमें वो भी शामिल हैं जो सोशल फ्रेंड के अलावा ऑनलाइन फ्रेंड्स भी शामिल हैं जी, जी। इसमें। और वो भी शामिल हैं जो जिनसे हम काफी शारीरिक संबंध बना रहे हैं और इस उम्मीद में है कि ये इनसे हमारे जीवन साथी बनेंगे। जी जी तो ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। जी जी लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें इसका जो रेशियो है वो लगभग 54-55% है जो इस तरह के तीसरी कैटेगरी के हाँ लोग। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। और इसमें जो सबसे खतरनाक स्थिति है कि बच्चे या यंग या जो भी एडल्ट हैं जी, वो जी। बाहर रहते हैं, बाहर दोस्ती करते हैं और उन दोस्तों के द्वारा चाहे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह से किया जाता हो जी और कंसेंसुअल भी है, मतलब सहमत से भी है जी और कहीं कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, बिल्कुल। धोखा भी है। जी और इसके अलावा कुछ लोग टाइम पास के लिए इसको ले रहे हैं जी। कि भाई चलो हम एंजॉय कर लेते हैं, या बहुत तरह की चीजें इसमें जब इसका सोशलॉजिकल एनालिसिस होता है जी जी तो पाया जाता है इसमें। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि 54% ऐसे लोगों के द्वारा AR सबसे बड़ा किया जा रहा है, सबसे बड़ा परसेंटेज सबसे बड़ा परसेंटेज ये है। जी। तो कुल मिलाकर के ये 94-95% का ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो 3 कैटेगरी में हम पाते हैं। अब सर ये जरूर बताइए कि जब इतने परिचित लोग हैं और इनको रोका कैसे जा सकता है, हम इन लोगों को कैसे रोकें? हाँ देखिए, जब कोई सोशल क्राइम होता है जी तो सोशल परिवेश को हम रातों रात बदल नहीं सकते जी और न कोई ऐसा एजेंसी उसमें इंटरवेन कर सकती है कि उसको तत्काल रोक दे। जी एक सामाजिक परिवेश को ही हमको बदलना पड़ता है जिसमें सदियां लगती हैं, सैकड़ों साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं। जी जी तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली तो फैमिली मेंबर्स में ब्लड रिलेशन के लोग हैं। इसमें पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जी क्योंकि पेरेंट्स ही देखता है कि हमारे घर की जो स्त्री है जी। या बालिका है वो किससे ज्यादा घुली मिली है, क्या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव अफेक्शन दिखाया जा रहा है उसके साथ, या कभी उसके साथ कोई ऐसा प्राइवेसी में ले जाकर के कोई ऐसी एक्टिविटी की जा रही है। इसमें सर जो है ना माँ का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। यस, मदर का रोल बहुत बड़ा है और इसमें खुल के मतलब पेरेंट्स को ये वॉच करना होगा कि कोई किस तरह का व्यवहार कर रहा है। जी दूसरा, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि उसको वो बताना चाहती है या वो संकोच कर रही है और हम नहीं सुनने को तैयार हैं, जी या हमको उसके जो अंग प्रत्यंग हैं शरीर के उसकी मर्यादा क्या है उसको हमको बताना होगा। जी और उसके साथ कोई छेड़खानी होती है तो ताकि वो खुल करके आपसे शेयर कर सके। जी जी अगर हम उस टैबू में चले जाएंगे कि हम इस पे कैसे बात करें, जी कैसे हम इन चीजों को खुले में बात करें, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है और खासकर मदर की जिम्मेदारी बनती है कि जो घर में लेडी है उससे हम खुल के बात करें। जी और उसको यदि थोड़ा भी संदेह होता है कि किसी बिहेवियर को लेके कि इस आदमी से बहुत अटैच है, बहुत साथ रहती है, बहुत गुली मुली है, जी जी और कभी कभी एकांतता में भी ये लोग जाते हैं, तो इन परिस्थितियों पर अगर वॉच रखते हैं तो हम फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो AR है उसको हम कम कर सकते हैं। जी सेकेंड जो है फैमिली फ्रेंड्स का। हाँ। तो फैमिली फ्रेंड्स में आप देखेंगे कभी कभी ये होता है कि जैसे किसी भी गैदरिंग में आना जाना है और घर पे बैठना है, कोई व्यक्ति बार बार किसी को स्टीयरिंग कर रहा है, मतलब घूर रहा है, देख रहा है उसी को, जिससे वो महिला उसी पर नजर रखे, हाँ उस पर नजर रख रहा है, जिससे वो महिला थोड़ी अपने को असहज फील करती है, असहज फील करती है। और कभी कभी जैसे बालों को छूना या शरीर को छूना, सहलाना, या एक प्यार के माध्यम से उसको किसी तरह से टच करना, और कभी ऐसी बातें करना जो बहुत ही मतलब सामान्य से हटके है, थोड़ा अश्लीलता लिए हुए हैं, थोड़ा सा इस तरह के जोक लिए हुए हैं, या कुछ बार बार घुमा फिरा करके उस तरह के बिंदु पर बात को केंद्रित करना, और प्राय अकेले में ले जाने का प्रयास करना। इन सब चीजों को अगर हम अवॉइड करते हैं और वॉच करते हैं तो हम इस पे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से कहिए कि फर्स्ट कैटेगरी में जो विक्टिम है उसकी जिम्मेदारी कम
और ऑफेंडर की जिम्मेदारी ज्यादा है और जी। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा है। जी सेकेंड कैटेगरी में भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जी और थर्ड कैटेगरी जो है वो फ्रेंड्स के द्वारा जो हो रहा है, जी फ्रेंड्स के द्वारा में तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी ऑफेंस है, जी इसमें मेरा भी योगदान है और ऑफेंडर का भी योगदान है। जी जी कारण कि दोनों ही स्वतंत्र हैं, जी। दोनों ही फ्री हैं, दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो सामाजिक रूप से मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं जाते हैं। जी जी तो इन परिस्थितियों में ये उन्हीं को मतलब उन्हीं को नियंत्रण करना है कि अगर एआर हमारा बढ़ता है, जी घटनाएं हमारी बढ़ रही है एआर की, तो हम उसको कैसे रोकें। तो इसके लिए जो भी बहुत सी चीजें अलर्टनेस की हैं। और एक चीज और होता है कि एक मान्यता नई शुरू हुई है कि जैसे किसी के साथ हम रह रहे हैं और हमारे जीवन साथी बनने की संभावना है, तो हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, जी लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं, या सालों एक दूसरे के साथ रहने के बाद ये स्थिति पैदा होती है कि अब वो नहीं करेगा शादी। तो ऐसे संबंध जब हम बनाते हैं इस उम्मीद में कि कल हम जीवन साथी बनेंगे, तो निश्चित रूप से हम 101% रिस्क पर होते हैं कि वो रिट्रैक्ट भी कर सकता है, वो अपना वादा तोड़ भी सकता है और पीछे हट सकता है। इसके रोकथाम के जो महत्वपूर्ण तरीके हैं वो एक तरह से ये हैं कि सबसे पहले तो ये देखें कि अपनी और इच्छाएं जो हैं हमारी, उसकी लिमिट क्या है, हम उसकी सीमा को जाने और उस पर स्टिक करें। चाहे जितना भी हमारी दोस्ती हो, जहां भी हम जा रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं, लेकिन उस पर हमको एक लिमिट रखना होगा कि इस बैरियर के आगे मुझे नहीं जाना। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौनम स्वीकार लक्षणों में जो पुराना एक चला आ रहा है, तो अगर हम मौन क्रिया का रूप अपनाते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या, उसका अर्थ दूसरा पक्ष गलत लगा सकता है। तो हमको खुल के मुखर होके आना पड़ेगा सामने। अगर हमको नो कहना है तो मुखरित होकर के नो कहना पड़ेगा, ताकि दूसरा पक्ष समझ सके कि नहीं, इस सीमा से बाहर मुझे नहीं जाना है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट जैसे महत्वपूर्ण है कि जैसे मान लीजिए हमने कभी गलती कर ही ली, किसी संबंध हमारा बन गया, तो ऐसा नहीं है कि एक बार संबंध हमारा बन गया तो हमेशा का लाइसेंस बन गया। हम कभी भी किसी पॉइंट पर रियलाइज कर सकते हैं हम गलत कर रहे हैं, तो हम एआर से बच सकते हैं। हम रियलाइज कर लें तो इस पे रोकथाम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई दोस्त मित्र ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव हो रहा है और आपको एकदम जैसे आपको प्रॉपर्टी समझ रहा है, चाह रहा है नहीं हम कह रहे हैं तुम चलो तो चलो, तो अगर ऐसी चीजें हैं तो आप उसको विरोध करें, आक्रोश व्यक्त करें, वहां से हट जाएं। और एक बहुत बच्चों में आजकल है कि आउटिंग में चले जाते हैं, दोस्तों के साथ डेटिंग पे चले जाते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू डिसाइड योर लोकेशन। आप अपना लोकेशन स्वयं तय करें, लड़कों पर न छोड़ें, क्योंकि कोई मिसप्ले हो सकता है। आप लोकेशन डिसाइड करें। दूसरा, लोकेशन हमेशा ऐसा तय करें जो पब्लिक प्लेस हो, ताकि कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप उसका फायदा उठा सकें और अपने को डिफेंड कर सकें। तो ये एकांतता मतलब सबसे घातक चीज है इसके लिए। एआर के लिए किसी दोस्त के साथ कहीं जाते हैं तो एआर की घटना निश्चित रूप से एकांतता में ही होगी और उसी में होगी। और एक आजकल पार्टी में फैशन हो गया है कि ड्रिंक्स लेना। तो बहुत लोग शराब भी पीते हैं, बच्चियां भी पी रही हैं, आजकल औरतें भी पी रही हैं और लड़के भी पी रहे हैं। लेकिन पहले चीज तो जिस तरह से एकांतता घातक है, उसी तरह अल्कोहल एआर के लिए घातक, फीमेल्स के लिए घातक। एआर से बचना है तो आपको अल्कोहल से बचना होगा। इसके बावजूद अगर अल्कोहल आप लेते ही हैं, किसी पार्टी में लेते हैं, तो ये समझिए कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। बिल्कुल। और बचने के लिए आपको ये करना होगा कि आप अपना ड्रिंक खुद तैयार, अपने सामने तैयार कराएं। बिल्कुल। अपने आंखों के सामने से कभी भी अपने ड्रिंक को ओझल ना होने दें। बिल्कुल। अगर ओझल हो गया, आप वॉशरूम चले गए, लौट के आ गए, तो आप दूसरा ड्रिंक बनाइए, फ्रेश ड्रिंक बनाइए, या आप वॉशरूम तक ले जाइए उसको, ताकि कोई उसमें ऐसा कोई मिश्रण पदार्थ न डाल दे जिससे आपके लिए
ऐसा हो जाए कि खतरे की घंटी न बज जाए। क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे आते हैं जिसको हम रेप ड्रग्स बोलते हैं। रेप ड्रग्स में जैसे GHB होता है, रोहिफेनॉल होता है और केटामाइन होता है। ये तीनों ड्रग्स ऐसे हैं जो रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। मतलब हमारे कोका कोला में या हमारे वाइन में अगर मिला दिया गया तो हम ये नहीं जानेंगे कि कुछ मिला गया, और विद इन 15 मिनट हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा कि हम देखते तो रहेंगे लेकिन हम विरोध नहीं कर सकते। हम बहुत सी चीजों को बाद में याद ही नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इसलिए अगर ड्रिंक्स के साथ अगर आपको रहना है तो ये अलर्टनेस बहुत जरूरी है। और इसका यह है कि पार्टियों में जब भी आप जाते हैं, हो सकता है कि कोई लिमिट क्रॉस करना चाहे और वहां कोई विरोध की स्थिति आ जाए, तो आपको एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए जो अपने फ्रेंड, मित्र, दोस्त, ट्रस्टेड पर्सन, मदर, फादर, किसी को के लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ गए हैं। कारण कि कल कोई बात होती है, हादसा होता है, तो किसी को तो पता रहे कि आप कहाँ गए थे और उसके लिंक से आपको आपका लोकेशन शेयर करें और जानकारी शेयर करें ताकि पता लग सके। इसी के साथ हमेशा किसी भी पार्टी में जाएं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई पार्टी दे रहा है तो आप चले गए जल्दी में, आपके पास खाली, आपके पास एक पैसा नहीं, और वहां कोई बखड़ा खड़ा हो गया कि अब हम आप तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हम जाना चाहते हैं। अब आपके पास कोई ऐसा बैकअप सिस्टम नहीं है कि हम गाड़ी अपनी करके जा सके, टैक्सी करके जा सके। ऑलवेज हैव मनी, आप हमेशा अपने पास पैसा जरूर रखें। और फिर वही बात आती है कि इच्छा के विरुद्ध अगर कोई ज्यादा दबाव दे रहा है तो हमें क्या, आप सीन क्रिएट करें, वहां हो हल्ला करें, विरोध करें, आक्रोश व्यक्त करें। मतलब शरीर से और मर्यादा से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप वहां करके और आप डिफेंस ले सकती हैं, वहां लोग आपको सेफगार्ड दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि किसी पार्टी में किसी भी तरह गए हैं आप, तो हर आदमी हर तरह का होता है, लेकिन आपका पॉस्चर, आपका गेस्चर, आपका हाव भाव, आपके आंखों की भाषा, आपके कपड़े की भाषा, मतलब कुल मिलाकर के एक जो संकेत आपके हाव भाव से और चीजों से मिलता है वो सोबर दिखे, अन्यथा उसका गलत, उसका दुरुपयोग व्याख्या कोई कर सकता है और आपको टारगेट कर सकता है, आपके ड्रिंक से कुछ मिला सकता है, आपके मतलब आज नहीं तो कल के लिए कर सकता है, जबरदस्ती आपको किस मिसप्लेस के पहले से इरादा बना के आपसे दोस्ती कर सकता है, आपको शादी का वादा कर सकता है और आपके शारीरिक से खेल करके विड्रॉ कर सकता है। क्योंकि इन सब चीजों में आप कोई हादसा हो गया तो आप उसको फांसी दे दीजिए, आप उसको गोलीबार जो कर दीजिए, लेकिन आपको लेकिन उन चीजों को आप वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल, मुकदमा कायम करेगा, जेल में जाना डिफरेंट थिंग, बट यू कैन नॉट रीगेन योर ओन स्टेटस अगेन। तो ये चीज है। इसके साथ और है कि जो व्यक्ति नए हो उनके प्रति हमेशा शालीन रहे। ऐसा नहीं कि बहुत आजकल धड़ल्ले से लोग मिलते हैं, हेलो हाय, मिलने की कोशिश। तो अगर आप जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन एक थंब रूल ये है कि जो नया आदमी है, नए लोग हैं, उससे थोड़ा शालीनता से ही मिले जब तक कि कोई बहुत ज्यादा आपको जानकारी और उसके बारे में नहीं हो जाता है। तो शालीनता में ये भी आता है कि जब तक आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, ना उनको छुए और ना उनको छूने, तो थोड़ा सा एक बैरियर सा रखें। और सब कुछ का एक निचोड़ यह है कि जितना ही आप सतर्क हैं, जितना ही आप सेफ हैं और जितना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर आप अपने रखिएगा और जितना डिटर्मिनेशन रखिएगा कि हमारी ये सीमा है, इसके आगे मुझे नहीं जाना है, तो फिर आप AR से बचे रहिएगा। ये मेरा मैसेज है। जो भी आजकल हमारे जो पुराने परिवेश को तोड़ करके नए संस्कारों में लोग जी रहे हैं और तमाम तरह के, तो पूरे विश्व में ये सब चल रहा है, बहुत ज्यादा इसको रोक टोक तो नहीं लगाया सकता, लेकिन आप सतर्क रह सकते हैं तो अपने को बचा सकते हैं। सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं जिसका पालन करके लोग बच सकते हैं यौन हिंसा से। और निश्चित बात है कि 95% से भी ज्यादा, 98% से भी ज्यादा अगर जो है ना घर के लोगों द्वारा या परिचितों द्वारा ये हिंसा हो रही है तो ये बेहद बेहद आपत्तिजनक है।
और इसको रोकने के लिए हमें जो भी करना पड़े, हमें जो भी उपाय करने पड़े, ये करने ही चाहिए। चलिए हम आगे फिर किसी इसमें ऐसा है कि ये जो इशू है, ये मुद्दा है जी, ये ऐसा मुद्दा है कि हमारा सामाजिक परिवेश बदल रहा है। जी जी, हम ग्लोबल हैं, वैश्विक संस्कृति में जी रहे हैं। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से पार्टी होती है, अमेरिका में ऐसे होती है, ऐसे लोग रहते हैं, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई बैरियर इसमें है नहीं। एक छोटा सा मोबाइल पूरे विश्व से आपको जोड़ता है और सारी सोशल इश्यूज, सारी परंपराएं, सब कुछ उससे जुड़ी हुई हैं। जी, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि हमारा जो अपना कल्चर था जी, हम उसमें भी नहीं जी रहे हैं जी, हम पूरे रूप से विदेशी कल्चर में भी नहीं जी रहे हैं। उन्हें ले पा रहे हैं, हम ना ही अपना छोड़ पा रहे हैं, ना अपना हम छोड़ पा रहे हैं, ना उनका पूरा ले पा रहे हैं, बल्कि एक संक्रमण काल की स्थिति से हम गुजर कर रहे हैं और हमारी संस्कृति एक मिक्स टाइप की हो गई है। तो इसमें हमको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, कारण कि ये कोई पेशेवर अपराध नहीं है कि कोई एजेंसी आकर रोक देगी। जी जी, ये सोशल क्राइम है और सोशल क्राइम को रोकने के लिए बहुत टाइम लगता है। जी, इसमें सिर्फ हम अपने सतर्कता बरत के एआर से बच सकते हैं। जी, और मेरा यही संदेश सबके लिए है कि कानून की लड़ाई भले अपनी जगह पर है, लेकिन पहले सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई पहले है और ये तभी है जब आप अलर्ट हैं और इन सब चीजों को मालूम रखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नेक्स्ट क्या हुआ?